ओके, सो अपन ने एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी स्टार्ट किया था और आई गेस अपन ने गर फट बियर फटफ पूरा पढ़ लिया था। दैट इज गवर्नमेंट सर्विसेज। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ सिर्फ। गवर्नमेंट सर्विसेज में बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करके मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। बराबर है, दिस इज टू गवर्नमेंट। एक बार देखते रहना ना से, वो पट्टा सर्विसेज टैक्सेबल है, सेला सर्विसेज टैक्सेबल एंड सो ऑन। आरबीआई सर्विसेज, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, एग्रीकल्चर मैंने आई थिंक इन द सेम वे नहीं पढ़ा है बट अलग से मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब सर्विस एग्जाम होता है, दिलेर बीएमडब्ल्यू करके मैंने बताया होगा। फिर उसके बाद मैंने तुम लोग को बताया था ये एग्रीकल्चर के सारे सर्कुलर है, टोल चार्जेस और एन्यूटी पे टैक्स नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं आएगा। एजुकेशन सर्विसेज, बाद में रेंटिंग सर्विसेज अपन ने पढ़ा होगा। बराबर है। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज मैंने पढ़ा दिया होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अपन ने सारे पढ़ लिए, उसमें एग्जेम्पशन, टैक्सेबिलिटी, जीटीए में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैंने सब वापस से पढ़ा दिया है। और लास्ट वाला एफ तो फालतू था तो मैंने वो डिलीट करा दिया था। बराबर है। फिर गरफट के बाद अपना सेकेंड पॉइंट जो था कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। सो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का अलग से वीडियो देख लेना। बराबर है। और फिर इसके बाद यूनिक जेलर्स करके था, यूनाइटेड नेशंस मैंने पढ़ा दिया है, न्यूज रिपोर्टर मैंने पढ़ा दिया है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स मैंने पढ़ा है। जे मतलब जॉब वर्कर टैक्सेबल होता है, सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होएगा तो एग्जाम रहेगा, वो भी मैंने तुम लोग को बता दिया है। फिर बाद में एजेंसी सर्विसेज, गवर्नमेंट ने अपने साथ एजेंट लोग को एग्जाम किया हुआ है। इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम है। रिलीजियस एग्जाम है। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स एग्जाम है, ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर बचपन से डॉक्टर बनने का था, लॉयर बनने का था, वो लीगल सर्विसेज, वो भी मैंने तुम लोग को बता दिया है। लीगल सर्विसेज के बाद अपन ने पढ़ा था लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरीज पे टैक्स नहीं आने वाला है। वेरियस इवेंट्स पे टैक्स नहीं आएगा, वो 500 रुपीज वाला जो लिमिट था। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दिया तो नहीं आएगा। आर्टिस्ट परफॉर्मेंस पे नहीं आएगा। टूर ऑपरेटर मैंने पढ़ाया है, आई थिंक समझेगा, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एयर भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, वो कस्टम्स की वजह से एग्जाम है। ये वाला पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया होगा, आई थिंक याद है मेरे को। अनइनकॉर्पोरेटेड अगर मेंबर ऑफ सोसाइटी है तो 7,500 रुपया पर मंथ पर मेंबर एग्जाम्प्ट है। उसमें 2 फ्लैट होएगा तो 2 मेंबर काउंट होएगा। 9,000 रुपया मेंटेनेंस है तो उसे 1,500 रुपए पे टैक्स आएगा। मेंटेनेंस 7,500 के ऊपर है बट सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख के नीचे तो टैक्स आने वाला नहीं है। ये रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन वाला पॉइंट मैंने पूरा समझा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने जो पढ़ा था ये सब उसके सर्कुलर पढ़े थे। बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया तो इट इज एग्जाम। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आउटसाइड इंडिया से आउटसाइड इंडिया सर्विसेज है तो टैक्स नहीं आएगा। या इन इंडिया सर्विसेज दिया है बट सर्विसेज गवर्नमेंट को दिया है या इंडिविजुअल को दिया है जो अनरजिस्टर्ड है नॉन बिजनेस के लिए तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है एंड सो ऑन। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न एग्जाम है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पब्लिक कन्वेंस वो अपना स्वच्छ भारत मिशन के अंदर टैक्स नहीं आएगा। जीएसटी नेटवर्क पे कोई टैक्स नहीं आता है। रेंटिंग बाय एसआईडीसी पे कोई टैक्स नहीं आता है एंड सो ऑन। लेबर कॉन्ट्रैक्ट मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा बता दिया था और बोला था कि मिसलेनियस सर्विसेज तुम लोग को पढ़ने का है। सो दैट वाज इट, वो अपना लास्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमीडिएरी सर्विसेज। इंटरमीडिएरी सर्विसेज अगेन मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड सर्विसेज है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन देना कंपलसरी समझा। इंटरमीडिएरी सर्विसेज में मेरे को बोलता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंटरमीडिएरी व्हेन लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। ओके, गवर्नमेंट मेरे को बोलता है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है जो इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से अगर इंटरमीडिएरी सर्विसेज है, ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से जस्ट होल्ड इट फॉर अ सेकेंड। प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से अगर इंटरमीडिएरी सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का है तो प्लेस ऑफ सप्लाई नॉर्मली लोकेशन ऑफ सप्लायर होता है। लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर जो एजेंट है वो इंडिया का एजेंट है और अगर उसने सर्विसेज किसी को भी दिया होगा,
आउटसाइड इंडिया वाले को दिया होगा। तो एजेंट अगर इंडिया का है, रेसिपिएंट या सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, तो सेक्शन 13 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब इंडिया आएगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो गया तो वो सर्विसेज टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है सप्लायर भी बाहर का है, रेसिपिएंट भी बाहर का है, तो इंडिया का टैक्स का बर्डन अपन इंडिया के बाहर पास ऑन नहीं कर सकता है। तो जो गुड्स में डीलिंग हो रहा है, वो गुड्स बेचने वाला आदमी इंडिया के बाहर है, गुड्स खरीदने वाला आदमी इंडिया के बाहर है, बट दोनों के बीच में एग्रीमेंट अगर इंडिया वाले ने करवा के दिया, तो इंटरमीडियरी जो एजेंट है वो जो कमीशन चार्ज करेगा, वो कमीशन पे टैक्स आने वाला नहीं है। बिकॉज अगर टैक्स आ गया तो इंडिया का बर्डन ऑफ टैक्स इंडिया के बाहर के सप्लायर या रेसिपिएंट जिसका भी वो एजेंट है उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कंडीशन दिया हुआ है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी मेंटेन फॉर 5 years, बिल ऑफ लीडिंग होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी होना चाहिए, डेबिट नोट कमीशन एजेंट ने जो रेज किया वो होना चाहिए, एंड सो ऑन। सो जस्ट रीड द कंडीशंस एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशन पढ़ा था अपन ने CGST एक्ट के अंदर, जो नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 में आता है। नोटिफिकेशन नंबर 9 2017 जो है IGST एक्ट में नोटिफाई किया हुआ है। पहले तो याद रखना, जो चीज CGST में एग्जेम्प्ट है वो चीज IGST में भी एग्जेम्प्ट है, बट देयर आर फ्यू सर्विसेज जो IGST से पर्टेन करता है एक्सक्लूसिवली, तो उसको गवर्नमेंट ने सेपरेट एग्जेम्पशन में डाल दिया। पहला सर्विसेज बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एंट्री नंबर 9 बराबर से पढ़ना ना। Service received by a provider of services located in non-taxable territory by services from a provider, मतलब जो सप्लायर है वो इंडिया के बाहर है, इससे सर्विसेज किसने लिया है, गवर्नमेंट ने लिया है या तो इंडिविजुअल ने लिया है, अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन, या तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है 12AA वाला, या तो ऑनलाइन जर्नल सब्सक्रिप्शन किया है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने, तो ये और नॉन, अरे यार ये ऑलरेडी मैं ऊपर पढ़ा चुका हूं, ये वाला एंट्री और ये वाला एंट्री सेम है यार, एग्जैक्टली ये वाला नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जो पॉइंट नंबर 34 था ऊपर वाला, ये सेम है। देखो ना, प्रोवाइडर लोकेटेड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, और इंडिया में रेसिपिएंट जो है वो गवर्नमेंट है या तो इंडिविजुअल है जो अनरजिस्टर्ड है, 12AA वाला है या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाला है, तो ये सेम एंट्री इधर पास किया हुआ है। बिकॉज ये इंपोर्ट से रिलेटेड है, इसके लिए IGST में एंट्री आना जरूरी था, इसके लिए गवर्नमेंट ने इधर एंट्री नया डाल दिया। सिर्फ इसमें एक न्यू पॉइंट है, ये BA वाला पॉइंट नया है। सब फर्स्ट लाइन पढ़ो और BA पढ़ो ना। सर्विसेज रिसीव फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ, उन लोग ने, फॉरेनर लोग ने क्या सप्लाई किया है, ऑनलाइन एजुकेशनल जनरल और पीरियोडिकल सप्लाई किया है टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट अदर देन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ प्री स्कूल एंड अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज। मतलब अगर ऐसा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, वहां पे बाजू में लिखो ना प्लीज, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, बराबर है। तो गवर्नमेंट बोलता है ये जो एग्जेम्पशन अभी हम लोग पढ़ने वाले वो सिर्फ उसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मिलेगा जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। तो इफ एनी इंस्टीट्यूट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, तो गवर्नमेंट बोलता है अगर उन लोग ने कोई सर्विसेज इंपोर्ट किया है और वो जो सर्विसेज इंपोर्ट किया है वो सिर्फ जर्नल्स और पीरियोडिकल से रिलेटेड है, तो अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जैसे अपना ICAI है, उन लोग का बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूट से टाई अप है, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है अगर उन लोग ने इन लोग को जर्नल्स और पीरियोडिकल का सर्विसेज दिया है, ऑनलाइन जर्नल या पीरियोडिकल दिया है, वही कोर्सेज का जिसके साथ ICAI का टाई अप है, तो गवर्नमेंट बोलता है कोई GST एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। तो दिस एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली फॉर कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, वोकेशनल ट्रेनिंग और प्री स्कूल वाले कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो ये वाला पॉइंट और ऊपर 34 वाला पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, OIDR को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा एंड सो ऑन, तो ये मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, सर्विसेज रिसीव बाय RBI, ये मैंने RBI सर्विसेज में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। सर्विसेज रिसीव बाय RBI इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एग्जेम्प्ट होएगा अगर वो RBI को आउटसाइड इंडिया से रिसीव हो रहा है तो पॉइंट नंबर 2 भी अपन ने RBI के साथ ऑलरेडी पढ़ लिया है। पॉइंट नंबर 3 भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मॉरिशस का एग्जांपल दिया था हीना टूर्स एंड ट्रैवल का। तो अगर इंडिया के टूर ऑपरेटर ने फॉरेन के टूर ऑपरेटर को ऐसा टूर ऑर्गेनाइज करके दिया जो होली कंडक्ट हो रहा है आउटसाइड इंडिया, तो ये पॉइंट नंबर 3 में एग्जेम्पशन आ जाएगा, बराबर है। पॉइंट नंबर 4,
export of services to its own establishment outside India, provided place of supply is outside India. तो ये मैंने ना place of supply चैप्टर में इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट का डेफिनेशन पढ़ाया था. वो डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई भी एक आदमी का एस्टैब्लिशमेंट अलग अलग कंट्रीज में, तो मेरा एक ऑफिस इंडिया में और एक ऑफिस आउटसाइड इंडिया है. सो टीसीएस मुंबई एंड टीसीएस ऑकलैंड दैट इज न्यूजीलैंड, इन लोग को गवर्नमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन मानता है. अगर टीसीएस मुंबई ने टीसीएस न्यूजीलैंड वाले को कोई सर्विसेज दिया है और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आउटसाइड इंडिया है, तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग उसके ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं करेगा. टेक्निकली वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो विदाउट कंसीडरेशन होता है तो भी टैक्स आना चाहिए था. बट गवर्नमेंट बोलता है सिंस प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, तो हम लोग ने इसको एक्सपोर्ट के डेफिनेशन के बाहर किया है. अगर एक्सपोर्ट का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो अपन ने ऐसा पढ़ा था एक्सपोर्ट में, इट शुड नॉट बी अ ट्रांजैक्शन मियरली बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन. अगर ये डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये एक्सपोर्ट के डेफिनेशन और इंपोर्ट के डेफिनेशन के बाहर चला गया, तो इन लोग पे टैक्सेबिलिटी अराइज हो सकता था. इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से एंट्री करके एग्जेम्पशन दे दिया कि अगर दो एस्टैब्लिशमेंट एक ही आदमी का है, मुंबई वाले एस्टैब्लिशमेंट ने न्यूजीलैंड वाले को सर्विसेज दिया है और ये सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई जो आ रहा है अगर आउटसाइड इंडिया आ रहा है, सो इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया. सो पॉइंट नंबर 4 सेम है. पॉइंट नंबर 5, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय यूनाइटेड नेशन और स्पेसिफाइड. मैं बोल सकता हूँ ये एंट्री पढ़ने का जरूरत ही नहीं था. यूनिक जेलर में यू अपन ने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन, तो टू यूनाइटेड नेशन जो सर्विसेज होता है वो एग्जेम्प्ट होता है. तो अगर टू यूनाइटेड नेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस होएगा तो भी एग्जेम्प्ट होएगा. एक्चुअली तो स्पीकिंग ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय यूनाइटेड नेशन है. तो सर्विस बाय यूनाइटेड नेशन मतलब अल्टीमेटली ये तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से टू यूनाइटेड नेशन हो गया. तो अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया बैठा हुआ है और उसने कोई यूनाइटेड नेशन को सर्विसेज दिया जो इंडिया में है, तो इवन दैट सर्विसेज विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अगेन ये सेम वही पॉइंट है जो यूनाइटेड नेशन का अपन ने ऊपर पढ़ा हुआ है. तो ये सारे पॉइंट ऊपर पढ़े हुए हैं, सिर्फ ये आईजीएसटी है इसलिए मैं वापस से रिपीट करवा रहा हूँ. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, अगेन ये वही हो गया, बाय फॉरेन डिप्लोमेट्स टू फॉरेन डिप्लोमेट एग्जेम्प्ट है. तो अगर टू फॉरेन डिप्लोमेट्स आउटसाइड इंडिया से मिल रहा है तो भी एग्जेम्प्ट होएगा एंड सो ऑन. बराबर है. कंडीशंस तुम लोग को देखने का है. और ये अदर एग्जेम्पशंस मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये स्मॉल एग्जेम्पशंस है जो तुम लोग को सिर्फ रीड करने का है, इसके लिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. बराबर है. सो ये जो एग्जेम्पशन मैंने कराया है, तुम लोग अगर देखोगे तो इट इज गोइंग ऑन फॉर एटलीस्ट 6 to 7 9 लेक्चर्स तक सिर्फ एग्जेम्पशन जा रहा है, विच इज एग्जॉस्टिवली कवर्ड इन अवर क्लास. सिर्फ ये मिसलेनियस एग्जेम्पशंस मैंने नहीं पढ़ाया, वो तुम लोग को एक बार देखना पड़ेगा. तो सिर्फ 5-6 एंट्री मैंने नहीं कराया बिकॉज वो सिर्फ रीडिंग वाला एंट्री है, तो तुम लोग को सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा. रेस्ट एवरीथिंग इज डन प्रॉपर्ली इन द क्लास. जितना मैंने कराया वो एग्जॉस्टिव है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा. सम्स तुम लोग को देखने के, मैंने बहुत सारे सम्स दिए हुए, सिर्फ यस नो सम्स आते हैं बस. तो सम्स विद सॉल्यूशन दिया हुआ है जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. तो फीस चार्ज बाय योगा कैंप कंडक्टेड बाय अ ट्रस्ट, तो यहाँ पे बोला हुआ है एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA. तो 12AA मतलब चैरिटी मैंने पढ़ा होगा. योगा एग्जेम्प्ट होता है, तो नीचे देखो ना, सिर्फ तुम लोग को ये लिख के नील लिखने का है बस. तो इसके सम्स में कोई बड़ा वो एडजस्टमेंट वो सब कुछ नहीं आता है, सिर्फ यस नो जैसे सम आते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम रिलेटिंग टू अबंडेंट ऑर्फन, तो ये मैंने पढ़ा है चैरिटेबल पर्पस में आता है. तो अगर चैरिटेबल पर्पस में आता है तो एग्जेम्प्ट हो गया. तो वो सब तुम लोग को डिस्कस करने का है और देखने का है. इफ यू हैव एनी डाउट इन द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, बट इसका सॉल्यूशन मैंने तुम लोग को सारे के सारे दिए हुए हैं, तो प्लीज स्टिक टू द सॉल्यूशन एज गिवन इन द क्वेश्चंस. बराबर है. सो दैट वाज योर एग्जेम्पशन. कंस्ट्रक्शन करके एग्जेम्पशन बाकी है, उसके बारे में एक पॉइंट समझो ना प्लीज. सीए इंटर लेवल पे और सीए फाइनल लेवल पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का बहुत बड़ा डिफरेंस है. सीए इंटर लेवल पे सिर्फ इतना सा पॉइंट एप्लीकेबल है जो अपन ने शेड्यूल 2 के साथ पढ़ा था, कि अगर बिल्डर ने बायर लोग को फ्लैट बेचा है, तो बिल्डर ने अगर बायर लोग को फ्लैट बेचा है, तो अगर वो फ्लैट रेडी पोजीशन का है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, और अगर फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन वाला है तो जीएसटी एप्लीकेबल होता है. तो एज फार एज कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आर कंसर्न, प्लीज अच्छे से सुनना. दो पॉइंट मैं तुम लोग के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन सर्विसेज वाला. पहला पॉइंट मेरे को बोलता है कि अगर मैंने कोई बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर का सर्विसेज लिया है, और वो बिल्डिंग जो मैं बना रहा हूँ वो प्रधानमंत्री आवास योजना में बना रहा हूँ या हाउसिंग फॉर ऑल मिशन में बना रहा हूँ, तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और ये एप्लीकेबल इंटर फाइनल सब लेवल पे. बराबर है.
कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में पहला वाला बोलता है कि अगर मैंने प्योर लेबर सर्विसेज किसी से लिया है और अगर वो हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के लिए मैंने सर्विसेज लिया है या मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्विसेज लिया है तो वो एग्जेम्पशन होएगा। तो अगर मैं बिल्डर हूं और बिल्डर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाला है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने किसी आदमी को बोला कि मेरे को 100 लेबर का जरूरत है, तो जब वो आदमी मुझे लेबर सप्लाई करेगा तो वो लेबर सप्लाई पे जीएसटी नहीं लेगा, बिकॉज उसने लेबर सप्लाई किया है हाउसिंग फॉर ऑल मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर। सिमिलरली गवर्नमेंट बोलता है, पॉइंट नंबर 3 भी सेम है, अगर किसी से मैंने प्योर लेबर सर्विसेज लिया है और मैंने वो लेबर सर्विसेज किसके लिए लिया है, एक रेसिडेंशियल यूनिट बनाने के लिए, मतलब एक बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, सिर्फ मेरा अकेले का घर, मतलब मैं एक बंगलो बना रहा हूँ, बंगलो बनाने में मैं और मेरे फैमिली मेंबर उसके अंदर रहने वाले हैं, और वो बंगलो बनाने के लिए मैंने अगर किसी से 100 लेबर का सर्विसेज लिया है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज ये सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है विच इज काउंटेड एज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो उसको ऐड नहीं करने का है जीएसटी से, इसलिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे दिया। सो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 आर सेम। अपन ने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए लिया है, या तो प्रधानमंत्री आवास योजना में, या तो हाउसिंग फॉर ऑल मिशन में, या तो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो ये दो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। सिमिलरली गवर्नमेंट बोलता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज है, मतलब जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, इन लोग ने कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए इन लोग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अप टू ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर्स। तो अगर इन लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सर्विसेज दिया है कंस्ट्रक्शन का फॉर ट्यूबवेल अप टू द फार्मर, तो ट्यूबवेल नेटवर्क बढ़ाने के लिए टिल द फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट, गवर्नमेंट ने इन लोग को एग्जेम्पशन दे दिया। सो 3 कंस्ट्रक्शन एग्जेम्प्ट है। प्योर लेबर वाला अगर इंडिविजुअल हाउस के लिए है या प्रधानमंत्री योजना के अंदर है, या तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहां तक पहुंचाने का है, ट्यूबवेल ऑफ फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट तक, तो एग्जेम्प्ट रहेगा। जो एंट्री नंबर 4 है तुम लोग का, वो इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ फाइनल लेवल पे एप्लीकेबल है, और इसके लिए मैं एक इलॉबरेट डिस्कशन करने वाला हूँ। 1.5 घंटे का तुम लोग को एक लेक्चर मिलेगा, इसी के बाद वाले लेक्चर में आएगा, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट लेक्चर, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू इंटर लेवल, दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू फाइनल लेवल, बराबर है। सो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और एफएसआई है, वो टैक्सेबल है या नहीं है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर फॉर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, बराबर है। सो दिस लेक्चर इज वेरी 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 स्मॉल, ये सिर्फ आईजीएसटी एग्जामिनेशन के लिए मैंने लेक्चर डाला हुआ है, बट इसके कंटिन्यूएशन में तुम लोग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना और तुम्हारा एग्जामिनेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा।